कथावाचक मेरी नज़र में वो धर्मेंद्र हैं, वो अमिताभ बच्चन हैं जो शेर को पूंछ से पकड़ के पिक्चर में घुमा देते हैं कि कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को भगा लिया था। और जब वो भगा के ले गए थे तो उनके ब्रदर को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कई बार सुना है चक्रवर्ती जो सम्राट हुआ करते थे वो पूरे विश्व के सम्राट होते थे, ये सत्य है क्या? उसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम है। हमारे फोर फादर्स ने वहाँ रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी लाए, टेलीफोन लाए। आई थिंक झाड़ फूक जो उनका सिस्टम था वो कॉन्फिडेंस गिविंग का ज़्यादा था, और उसको फेंस किया और पूरे गांव ने डिसाइड किया हम यहाँ अपनी ग्रेजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पेड़ नहीं काटेंगे। 10 साल में जंगल खड़ा हो जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीस खर्च करता है, प्लांटेशंस करता है, ये वो करता है, फिर भी उतना क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? मेरी मदर के फादर राजा साहब जुब्बल was an ICS officer. Every personality is made of two things. मैं 1985 में मॉस्को गया था वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के लिए। वहाँ के स्पेस म्यूजियम में एक डब्बा था, उसमें लिखा हुआ था The idea to go into space was conceived from Indian mythological book. मेरे फादर मेरे ब्रदर को और मुझे एक टास्क देते थे कि तुमको गांव में जाना है and you have to spend a night in as many villages as you can. वहाँ पे कुछ ऐसे इल कस्टम्स थे, जैसे हिंदू परंपरा में होता है कि भाई राजा जो है विष्णु का अवतार है, तो वहाँ भी प्रचलन में था। तो डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की अगर हम देखें, जैसे तो आपको हम अच्छे से जानते हैं, हमें तो ये बताया था वहाँ मत जाना, वहाँ तो चप्पल सर पे रखनी पड़ेगी। डू यू सी राम एज अ गुड किंग और एज अ भगवान? ऑल दे सेड, मेरे को अभी भी वो लाइन हमेशा याद है कि बाबा जिस दिन तुम गाड़ी चला रहे होगे तुम ड्राइवर ही होगे। कृष्ण जी ने बहुत सारी रानियां, उनके लिए महल बनाए, और वो रानियां वो थी जिनके किंगडम्स को उन्होंने कॉन्कर किया। सनातन धर्म एक बहुत गहरा धर्म है, मतलब उसमें अगर कोई डुबकी मारे तो कहाँ तक जा सकता है। जब क्रिकेट सिर्फ बंबई और दिल्ली में खेली जाती थी तो इंडिया हारती थी, इंग्लैंड जाके, वेस्ट इंडीज जाके, लेकिन जब से भोपाल, रांची और जबलपुर में खेलने लगे इंडिया को नहीं हरा पा रहे। तो मैं अगर एक पीएम की बात करूं कि आइडियल पीएम इस वक्त कैसा होना चाहिए? जिंदगी में हमारी ये बहुत बार ख्वाहिश रहती थी कि जो राजा महाराजा होते थे वो कैसे जिया करते थे, क्या उनकी लाइफस्टाइल हुआ करती थी, क्या वो बहुत रूड हुआ करते थे, क्या वो बहुत प्यारे हुआ करते थे अपनी जनता के लिए। और ये सवाल हमारे मन में बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। हमने कहानियों के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू हमने ये सुनी है कि ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन एग्जैक्टली कभी राजा के मुंह से नहीं सुना है या राजा के फैमिली के मुंह से नहीं सुना है कि कैसे उनका सारा स्ट्रक्चर चला करता था। आज के जो गेस्ट हैं वो उन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देने वाले हैं, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पता है। उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं, उन्होंने देखी हैं ये चीज़ें। तो आज के जो गेस्ट हैं वो श्री अरुणेश्वर सिंह देव जी हैं, जो हमारे साथ रॉयल्टी की तो बात करेंगे ही कि कैसे राजा महाराजा काम करते थे, उसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है उस पे बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ पे बात करेंगे, बहुत गहराई से इन्वॉल्व हैं वो वाइल्ड लाइफ के साथ, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, हम भोपाल के बारे में बात करेंगे क्योंकि भोपाल की पुरानी बातें बहुत खूबसूरत हैं, कैसे शुरुआत हुई, नवाब कैसे हुआ करते थे, यहाँ के राजा महाराजा कैसे हुआ करते थे, तो उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे जो गेस्ट हैं श्री अरुणेश्वर सिंह देव। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन निवेद मिश्रा पॉडकास्ट। वेलकम करता हूं आज के जो गेस्ट हैं श्री अरुणेश्वर सिंह देव जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ स्टूडियो में बात करके। खेल मैदान में तो बहुत अच्छा लगता ही था। वहाँ तो आपको देख के बहुत मोटिवेशन आता है मुझे, क्योंकि इस एज में हमें पता नहीं हम कितना मेंटेन कर पाएंगे। हाँ, सठिया के भी खेल रहे हैं हम लोग। हाँ, ये मतलब हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इसमें हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक तो जो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कि कब से शुरुआत हुई थी, जो हमें पता है कि यहाँ से राजा जो हमारे पहले हुए थे वहाँ से चलते आए हैं।
दूसरा हम जाएंगे जहाँ से आपकी मेमोरी आपको जवाब देती है कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे सब चीज़ें हुई। तो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास अभी क्या है, मतलब कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? हमारी फैमिली की अगर हम बात करें तो हम लोगों का जो अस्टवाइल स्टेट था वो सरगुजा स्टेट है, और ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ में आज लोकेटेड है। ब्रिटिश इंडिया में ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। ओके 1905 में ब्रिटिश ने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया ओके तो ये सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड ब्रार में आ गया। यूपी से लगा हुआ है एक तरफ झारखंड से लगा हुआ है, और बाकी इधर एक साइड एमपी है, नीचे रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है। बहुत ही सुंदर फॉरेस्टेड एरिया है, वेरी रिच इन मिनरल्स। ट्रू। इट वाज वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 साल में हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी खो दी। बहुत निकाल दिया। हाँ, इट्स अ बिग लॉस। The only success story that I see in India is the Forest Conservation Act and the Tiger Conservation Story. वो बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कमाल किया है। ट्रू। उनको सैल्यूट बनता है। और बाकी काफ़ी दयनीय है। जो हम पिछली बात कर रहे थे, तो हम लोग की जो फैमिली है, हमारी फैमिली का 2 पुराना रिकॉर्ड हम लोगों को बताया जाता है। ओके एक बताया जाता है क्योंकि उसका प्रमाण नहीं है, वो माइथोलॉजिकल रिकॉर्ड है। ओके उसमें ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को भगा लिया था। ओके और जब वो भगा के ले गए थे तो उनके ब्रदर को ये बात अच्छी नहीं लगी, ओके रुक्मी जी को। हाँ तो वो अपने फादर का राज छोड़ के एक सेंट्रल दंडकारण्य का जो हिस्सा था, जंगल का हिस्सा था, वहाँ आके बसे और वहाँ से एक आर्मी रेज करना चाहते थे टू फाइट कृष्ण भगवान। ओके और ये सब जानते हैं ऐसा हो नहीं पाया, वो उनको डिफीट नहीं कर पाए। तो उनके वंशज उसी एरिया में बस गए। और ये झारखंड सरगुजा ये वाला बेल्ट था। आज का झारखंड, आज का सरगुजा, उस समय तो सब दंडकारण्य था। तब जंगल झारखंड होगा, था, हाँ, बिहार था, सही ना बात है। सरगुजा था, सब दंडकारण्य था, जंगल था, आदिवासी इलाका था और फॉरेस्टेड इलाका था। कम आबादी थी, बहुत ही कम आबादी थी। और उनके जो डिसेंडेंट्स हुए, उनकी जो क्लैन है वो अपने आप को जो हम लोगों के क्षत्रियों में रक्सेल राजपूत बोला जाता है, ओके हम लोग उस क्लैन से हैं। अच्छा। और प्रमाणिक तौर से हमारी जो वंशावली रिकॉर्डेड है वो 195 AD ऑनवर्ड्स है। 195 ओके। हाँ, तो लगभग 2000 साल होने वाले हैं। ओह, that is on record. That is on record. Okay. My son is the 116th generation of the family. अब एक नई ग्रैंड डॉटर भी हुई है, तो 117th generation of the family is there. So it's an old family in that area. एरियाज रूलर्स का जो राजा होते थे उनके अपनी एबिलिटी के हिसाब से बढ़ता घटता रहता था। ओके अगर कभी कोई बहुत पावरफुल रूलर आ जाए तो वो बढ़ा लेता था, अपने नेबरिंग एरियाज को कॉन्कर कर लेता था। ओके और थोड़ा वीक रूलर आता है तो उसका एरिया श्रिंक हो जाता था, क्योंकि दूसरा वाला उसका वो बॉर्डरिंग एरिया ले जाता था। और ये बढ़ता घटता रहता था। ये बढ़ता घटता रहता। ओके। और जैसे हम श्री रामचंद्र का देखें, जब वो राजा वनवास करके आए, उसके बाद अपना उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेके बाली तक उनका राज था। अच्छा। हाँ, तो अब उसके वर्णन है रामायण में। तो और उनके फोर फादर्स में जो बहुत ही जिनके राजा भरत जिनको कहा जाता है, अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो उनके राज की है। ओके। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में हुई जिससे बहुत सारे अब तो देश बन गए। ओके। मेरा ये एक क्वेश्चन इसमें था, मतलब फिर हम शायद ये भूल जाएं कि मैंने कई बार सुना है चक्रवर्ती जो सम्राट हुआ करते थे वो पूरे विश्व के सम्राट होते थे, ये सत्य है क्या? कुछ लोग कहते हैं चक्रवर्ती वो होते थे, जैसे पहले तो आप राजा बने, आपने अपना एक किंगडम बनाया, ठीक है, उसके बाद कुछ किंगडम्स को अगर आप कंट्रोल करने लगे, यानी उनसे टैक्स वसूलने लगे या कुछ करने लगे, तो आप महाराज हो गए। You had a few kings with you, allied with you or under you or as the arrangement may be. Generally tax arrangement हुआ करता था, और rules and laws and religion and all this ये चलता था।
उसके बाद एक सम्राट होता था जो इसके बियॉन्ड चला जाता था। और वो अपना पुराने ज़माने में तो घोड़ा छोड़ा जाता था, एक अश्वमेध यज्ञ होता था, और उस घोड़े को या तो आप रोको और लड़ने के लिए आओ, या यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द। उनका जब बहुत बड़ा राज हो जाता था तो वो सम्राट जो होते थे वो चक्रवर्ती सम्राट होते थे। उनका बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। यही चक्रवर्ती अलेक्जेंडर वगैरह भी बनना चाहते थे। अच्छा, वो बनने ये लोग ट्राई किया उन्होंने, लेकिन हो नहीं पाया। इंडिया के बॉर्डर तक तो आ ही गए थे। तो कैरी ऑन करते हैं, तो आप बता रहे थे तो हम लोग 195 एडी में एक रिवर है आज के छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में, कन्हर नदी है। कन्हर नदी के उस पार पलामू एक जगह है। तो पलामू से हम लोग माइग्रेट करके इधर आए। यहाँ के लोकल चीफ्स हुआ करते थे, छोटे छोटे, कोई ऐसी बड़ी किंगडम यहाँ नहीं थी। और फिर यहाँ आके सेटल होके यहाँ अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया। पहले छोटे छोटे फोर्ट्स थे, फिर एक बड़ा फोर्ट बनाया। अंबिकापुर करके एक जगह है, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है सरगुजा, और सरगुजा का एक सेंट्रल एरिया है अंबिकापुर, वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और लेटर महाराज रघुनाथ सरन सिंह के टाइम में, अर्ली 18th सेंचुरी में, उन्होंने वो भी अबैंडन कर दिया और अपना पैलेस बना लिया, विच इज बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पीस की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। अब उनसे कोई लड़ नहीं रहा है, अब उनकी कोई लड़ाई है, तो फोर्ट की जरूरत कम हो गई। नहीं तो फोर्ट के बिना तो आप रह ही नहीं सकते, कोई ना कोई आपको अटैक कर देगा। अब आप पैलेस में आ गए, मतलब कंफर्ट जोन है। अच्छा, फोर्ट का मेन तो आप सही कह रहे हो, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि वो लड़ाई के ही पर्पस से सारा बनाया जाता है। और कुछ बड़े फोर्ट्स थे तो वो तो फोर्ट सिटीज थी, जैसे हम भोपाल में बैठे हैं। भोपाल वाज आल्सो वॉल्ड सिटी, एंड भोपाल बेसिकली बहुत अलग अलग लोगों ने रूल किया है, इसीलिए बहुत सारे कल्चर्स का यहाँ पे हमको मिलता है। वो तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्राइबल्स थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ लोगों में नहीं था। एक जो भी वजह थी, ईश्वरी कहेंगे कि वहाँ के लोग बड़े पीसफुली रहे, शुद्ध लोग। हैप्पीनेस इंडेक्स वाज वेरी हाई। अच्छा, there was very little crime, and everybody had huge tracts of land, everybody had entire forests and forest produce, right from vegetables, foods, fruits to animals, everything for them. Wow. And they were generally very happy. Generally क्या है, हम नॉर्दर्न इंडिया में जाएं या सेंट्रल इंडिया में जाएं तो एक आदिवासी इलाके का, क्योंकि उनका ड्रेस बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ओल्ड आज के हिसाब से देखें तो फैशन्ड होता है, तो ऐसा लगता है ये बहुत पॉवर्टी प्रोन एरिया है। बट व्हेन यू विल फाइंड आउट, वो एक एक आदमी के पास 200, 400, 500 एकड़ जमीन है। दे आर वेरी वेल ऑफ नेचुरली। और जो हमने ब्रिटिश इंडिया में सरगुजा स्टेट की बुक भी बनाई थी, एक हिस्टोरियन थे मिस्टर डैडी मास्टर, उनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ सरगुजा। उसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम है। हमारे फोर फादर्स ने वहाँ रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे एयर स्ट्रिप थी, दे इलेक्ट्रिसिटी लाए, टेलीफोन लाए। ये कौन से ईयर की बात है? ये 18th सेंचुरी से शुरू होते होते, क्योंकि कोल वगैरह था तो रेलवेज इसलिए आई, बाकी इजी था वहाँ पे। कोल ट्रांसपोर्ट अंग्रेज को भी करना था, अंग्रेज की भी जरूरत थी, अंग्रेज भारत को रूल कर रहा था। तो सिर्फ रूलर अपने दम पे रेलवेज ले आता उस समय, वो पॉसिबल नहीं था। तो ये सब हुआ। रेवेन्यू सिस्टम था। अ लॉट ऑफ नवाबी स्टेट्स डिड नॉट वेरी इजीली गिव लैंड टू द कॉमन पीपल। वो होल्डिंग अपने पास रखते थे, या उनका जागीरदारी सिस्टम होता था, या उनके लोग होते थे। बट सरगुजा हैड अ प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम, प्रॉब्ली मोटिवेटेड बाय शेर शाह सूरी। वहाँ पे ज़्यादा जो मेडिसिनल सिस्टम था वो ट्राइबल ही था। वो अपने जो पुराने सिस्टम्स थे और उनका जो ट्रस्ट जड़ी बूटी वगैरह में था, वो तो खैर, और दूसरी चीज़ें भी ट्रस्ट करते थे, झाड़ फूक वगैरह। अदरवाइज उनके सिस्टम्स, आई थिंक झाड़ फूक जो उनका सिस्टम था वो कॉन्फिडेंस गिविंग का ज़्यादा था। एक्चुअली जो हम आजकल मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं ना, मेरे जो समझ में आता है, क्योंकि मैं देखा है वो गाँव में बहुत होते हुए देखा है। और
रिएक्ट करते देखा है इंसान को कि हाँ आई एम फीलिंग बेटर। हाँ तो ऐसा आज के बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी आधी हीलिंग तो माइंड से है। माइंड से। अगर आपका माइंड सही मैसेजेस दे रहा है कि आप हील होना चाहते हैं, तो वो उस ट्रैक पे आपकी बॉडी आपको ट्रू भेजने लगती है, करने लगती है। तो वो सारे सिस्टम्स वहाँ थे। और फॉरेस्टेशन के बारे में आपको बताऊं, मैंने गाँव में, मैं बहुत घूमता हूँ गाँव में, देहात में जाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कई लोग वहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, कई आदिवासी बच्चे हैं जो पढ़ के वापस आए हैं। उन्होंने अपने गांव में छोटा सा एरिया चूज किया और उसको फेंस किया, और पूरे गांव ने डिसाइड किया हम यहाँ अपनी ग्रेजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पेड़ नहीं काटेंगे। 10 साल में जंगल खड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली हाँ, जंगल तो अपने आप खड़ा हो जाता बढ़ने है। के लिए तैयार बैठा है। हाँ, चिड़िया है, ये है, वो है, खुद भी लगा देते हैं, देख रेख भी कर लेते हैं, खड़ा हो जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस खर्च करता है, प्लांटेशंस करता है, ये वो करता है, फिर भी उतना क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ और स्ट्रिक्टली व्यू करने की जरूरत। स्टार्टिंग थोड़ी सी इंटेंस हो जाए ना अगर हाँ। पेड़ों की, तो बचाया जा और सकता है। दूसरा मैंने ये इंडिया में ऑब्जर्व किया, उसमें हम सब भी इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होंगी, पॉलिसी मेकिंग में हम लोगों ने भी कई बार रोल प्ले किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी इन जनरल आमने सामने खड़े रहते हैं। इनको साथ होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। आमने सामने नहीं होना चाहिए। आमने सामने सिर्फ उसी से होना चाहिए जो चोरी कर रहा है या गलत काम कर रहा है। बाकी कम्युनिटी को साथ होना चाहिए। और इनकी लड़ाई के बीच में फॉरेस्ट जाता है। हाँ, मैंने भोपाल के आसपास कई जगह प्लांटेशन करवाए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी मदद ली और दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी मदद ली और लोगों की मदद ली। आप लाइए पेड़, भले 2 लाए हों, 4 लाए हों, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है कि लोग थोड़े से उसका सबसे बड़ा फायदा होता है जब वो पेड़ लाते हैं ना, वो वहां से जब निकलते हैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद, और उस पेड़ को कुछ भी हो गया होता है, दे कम बैक टू यू और दे रिक्वेस्ट यू कि मैं वहां दूसरा लगा दूं, मेरा पेड़ नहीं दिख रहा। दिस इज गुड। सो अल्टीमेटली आवर एम इज टू गेट दैट ग्रीनरी बैक। इसमें हम और डीपली जाएंगे सर, पहले हम इसको क्लोज करते हैं रॉयल्टी, बिकॉज सो मेरे कुछ क्वेश्चन है रॉयल्टी को लेकर। क्या होता है कि जब एक बड़े उसमें हैं हम, घर में सब चीज़ें हमारे लिए इजीली अवेलेबल हैं, तो अहंकार हमारे अंदर बहुत कॉमन है कि आए, जब हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बहुत इजीली घुसता है। बट इस फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही सक्षम थे लोगों के साथ डील करने में, बहुत अच्छी तरीके से डील करते थे, बहुत प्यार से डील करते थे, और वो आज तक दिखता है सभी लोगों में, आप तक दिखता है। तो ये कैसे हो पा रहा था? शायद कुछ जेनेटिक होगा, क्योंकि 118 जनरेशन्स तक अगर आप लोगों के बीच रहे और लोगों ने आपको रिप्लेस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो लोग नाराज हम लोगों से भी होंगे ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लेकिन उसके बाद भी रिप्लेस नहीं किया, अमूमन पसंद किया कि नहीं रहो, वी काइंड ऑफ फाइंड यू ओके। माय फादर वाज हेयर अपैरेंट, माय ब्रदर वाज हेयर अपैरेंट, एंड माय फादर एक्चुअली हैज sat in kacheris, courts, with absolute power. As heir apparent, as Yuvraj, he has all the powers of the Maharaj. And he could pardon anybody's death sentence or give anybody a death sentence. That kind of power he enjoyed as a child. 14 साल की उम्र से बिठा दिया जाता था कोर्ट में आपको। And वो करने के बाद, हमने तो नहीं किया, हमने तो ये सुना है, और उसके बाद उन्होंने अपनी ही स्टडीड इन रायपुर, राजकुमार कॉलेज रायपुर, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर आईएएस का एग्ज़ाम दिया, 1954 बैच के वो आईएएस ऑफिसर बने, और उनकी पहली पोस्टिंग कहीं एसडीओ या ऐसे कुछ हुई होगी। हाँ, और इनकी पहली पोस्टिंग शायद अमरावती में हुई थी उस समय। ये एक था नागपुर वाला एरिया इन एमपी। हाँ, दिस वाज सेंट्रल प्रोविंसेस एंड ब्रार, सीपी एंड ब्रार, नागपुर वाज द कैपिटल। फिर बाद में 1956 में एमपी बना, और फिर 56 के बाद इनकी दूसरी पोस्टिंग्स हुई, एमपी कार्डर में आ गए। बट ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कि व्हेन यू आर एंजॉयिंग लग्जरी, पढ़ने का किसको मन करता है? तो हाउ डिड इट हैपन? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ही वाज द कनेक्ट
between that life and our life. Okay. And he was 16 and a half, nearly 17 when he got married for the first time. And he lost his first wife in child pregnant. छोटी थी, pregnant हो गई तो she passed away. Then he married my mother. She's from Himachal. Okay. And second marriage भी इनकी हुई तब 18 साल के नहीं हुए थे. अच्छा. My mother was 15. Oh. हाँ, और she's gone through the entire preparation of IAS with her husband. Though she has not done her graduation, but she went through the entire education of preparing for IAS with her husband. Husband ने IAS दिया, IAS बने. उनका मोटिवेशन मेरी मदर के फादर थे. Okay. मेरी मदर के फादर राजा साहब जुब्बल was an ICS officer. Wow. तो जुब्बल स्टेट इज इन हिमाचल. तो वो ICS ऑफिसर थे और उनका इन्फ्लुएंस इन पे बीइंग अ सन इन लॉ, मीटिंग होती थी, बात होती थी, तो वो उनको रियलिटी से बहुत अवगत कराते थे कि देखो वर्ल्ड में अब मोनार्की is a dying concept and democracy will gradually be the order of the day. People find that this system of democracy gives them more comfort. Freedom. तो धीरे 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 पूरी दुनिया में ये आएगा. हमारे यहाँ तो आ ही रहा है और आया. मेरे फादर की शादी जब हुई उसी साल इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. 48 में माय फादर गॉट मैरिड, 47 में इंडिपेंडेंट हुआ. एंड प्रिविलेजेस वगैरह बहुत थे रूलर्स को पहले, फिर धीरे धीरे कम हुए, ये हुआ वो हुआ. उस चेंज को उन्होंने बहुत अच्छे से, एंड ही गॉट वेरी गुड सीनियर ऑफिसर्स टू ट्रेन हिम. ओके. व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली गाइड बहुत इंपॉर्टेंट था. अब जो हो वो तो हो ही. हाँ. अब उसके बाद एवरी पर्सनालिटी इज मेड ऑफ टू थिंग्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ट्रू. अब हेरिडिटी तो है ही जो है आपकी. एनवायरनमेंट इज द सेकंड फैक्टर जो आपकी पर्सनालिटी को बनाएगा, निखारेगा, जैसा भी ले जाए. सो ही गॉट वेरी गुड सीनियर ऑफिसर्स जो मैच्योर थे, जो रियल थे. उस जमाने में मैं ऐसा ठोक के कह सकता हूँ कि करप्शन वाज रियली लुक डाउन अपॉन. अच्छा. बहुत बहुत गंदी नजर से करप्शन को देखते थे उस जमाने के लोग. बड़े ब्यूटीफुल होगा वो जमाना. बहुत अच्छा दौर था, बड़े अच्छे लोग थे. आज अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से ऐसा नहीं है, पर ऐसा था. मैं 1985 में मॉस्को गया था वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के लिए. मिस्टर गॉर्बेचोव ने ऑर्गेनाइज किया था. मैं इंडियन डेलीगेशन का पार्ट था. ओके. वहाँ के स्पेस म्यूजियम में एक डब्बा था, उसमें लिखा हुआ था The idea to go into space was conceived from Indian mythological books. बुक का नाम भी था क्या? नहीं. ओके. नहीं था, बस एक ही इतना ही लिखा हुआ था. और बहुत सारी दूसरे देशों की चीजें भी लिखी थी. इंडिया के बारे में ये लिखा हुआ था. 1 मिनट को गर्व भी हुआ बहुत कि यार हमारा है. और फिर ये भी आया कि यार ये चले गए, हम नहीं जा पाए और हमारा था. सही बात है. आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे फादर को ज्यादातर लोग, और वहाँ के लोग तो सभी समझ लीजिए, महाराज बुलाते थे. ओके. उनका नाम कोई नहीं लेता था. एंड ही वाज ट्रेन्ड सो वेल कि जब वो टेलीफोन उठाते थे तो वो कहते थे मैं सिंहदेव बोल रहा हूँ. सो ही वाज गिविंग अ मैसेज कि आई बिलोंग टू दिस रियल वर्ल्ड. आप मुझे किसी को पंडित जी बोल रहे हैं, किसी को ठाकुर साहब बोल रहे हैं, उस स्पिरिट में मुझे महाराज बोल रहे हैं तो ठीक है. मैं महाराज नहीं हूँ, मैं महाराज था. वो बहुत क्लियरली इस मैसेज को अपने इस हेलो से कन्वे करते थे. बिग थिंग एक्चुअली. इट वुड मेक. मैंने बहुत सारे ऐसे एक्स रूलर्स देखे उस समय, अब तो कम हो गए हैं. टिल 90s देखे मैंने पुराने रूलर्स. हाथ ही नहीं मिलाते थे. मतलब वो अपने आप को एक अलग वही समझते थे. एंड आई वोंट ब्लेम देम. If you're trained like that, exactly, you start believing in those things and you start. मेरे cousins, मेरे को जब मैं यहाँ से छुट्टी पे जाता था घर, मेरे फादर मेरे ब्रदर को और मुझे एक टास्क देते थे. ओके. अर्ली 70s से मुझे याद है, उसके ब्रदर को तो पहले से याद होगा, कि तुमको गांव में जाना है and you have to spend a night in as many villages as you can.
So you'll have one dinner with them, Okay. one night stay with them, and one breakfast with them, and then you will leave. And without any team, just alone or with the team? 4-5 लोग Okay, घर okay. के, but no paraphernalia. आपका कोई बिस्तर नहीं जाएगा, Hmm. आपका कोई खाना वाना नहीं जाएगा, Okay. नॉट इवन वाटर. आज के ज़माने में लोग पानी कैरी करते चल ही हैं, नहीं सकते. नॉट इवन वाटर. Okay. आप यू विल बी विद देम. And how you used to like it? कैसा लगता था? अरे अनबिलीवेबल. अच्छा. क्या अलग होता था जो राज्य से अलग, वहाँ से महल से अलग था? सबसे बड़ी बात तो कि एक वो फीलिंग आती थी कि ये आपको अपना मान के आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है. That's true. अब वहाँ का कुछ भी लिमिटेड है, लेकिन वो तैयार है. उधर ना जान निछावर कर देंगे हाँ, type अरे से, हाँ. आप उनसे ये कहो कि मेरे को यहाँ पे प्लेन उतार दो तो नहीं उतार सकते, लेकिन आप उनसे ये कहो कि 20 किलोमीटर दूर से जाके ये ले आओ, चल देगा. एंड वहाँ पे कुछ ऐसे इल कस्टम्स थे. Okay. वहाँ पे जैसे हिंदू परंपरा में होता है कि भाई राजा जो है विष्णु का अवतार है, तो वहाँ भी प्रचलन में था. पूजा वगैरह. तो हम जहाँ पहुँचना है इंटीरियर में, हाँ. वो आपको एक ऐसी कुर्सी में बिठाएंगे अलग सी, स्लाइटली हायर प्लेटफॉर्म देन एवरीबडी एल्स. हाँ. आपके पाँव धोएंगे, पूजा करेंगे आपकी, और फिर आपसे तो 2-3 चीजें डैड ट्रेन, हम छोटे थे तो 2-3 चीजें डैड ट्रेन करके भेजते थे कि ये सिचुएशन तुमको आएगी और इसको तुमको ऐसे डील करना है. यू हैव टू से नो. अच्छा. हाँ, यू हैव टू से नो. जो तुम हो वो मैं हूँ, वाओ. और मेरे तुम में कोई फर्क नहीं है, कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है. और कहीं तुमसे लड़ाई करेंगे वो, कहीं डांटेंगे तो डांट तो सुन लेना. जस्ट डांटेंगे मतलब? ओल्ड लेडीज एंड ओल्ड पीपल वुड से कि हे कैसा राजा है, पूजा नहीं करने दे रहा है, अच्छा. पानी नहीं गिरेगा. इट्स स्कैरी टू लिसन टू दैट. ओह. बारिश नहीं होगी, अकाल आ जाएगा. अच्छा, उनका ट्रेडिशन ब्रेक हो रहा है. ट्रेंड, दे आर ट्रेंड दैट वे. उनको ऐसा बताया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ इल हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी. अच्छा, उसके अगले साल अगर उसी गांव जाना होता था तो मैं पता करता था पानी गिरा है कि नहीं ठीक से. कि नहीं तो मैं स्किप कर देता था, फिर दूसरे साल जाता था जब ठीक से पानी गिर जाए. नहीं तो मुझे ही बना देंगे उसको. डांटते थे भाई. ओल्ड लेडी एंड ओल्ड पीपल देयर ट्रीट यू एज योर ओन, लाइक सन. यू एवरीथिंग. Okay. तुम कुछ भी हो उनके, सब कुछ हो उनके. ओके. तो दैट फीलिंग इज नॉट इजी टू एक्सप्लेन. और उसके बाद एक ये सिचुएशन आएगी, तो इसको हैंडल करना है. और उन्होंने ये भी कहा था कि 70% जगह तुम स्टर्नली बोलोगे तो वो नहीं करेंगे, वो तुम्हारी ही सुनेंगे. ओके. तो सुन लेते थे. नहीं करना है, ये ठीक नहीं है, तो सुन लेते थे. लेकिन कहीं इंसिस्ट भी करते थे, कहीं सीनियर्स होते थे वो बोल भी देते थे. ओके. कभी गांव में कुछ लोग ड्रिंकिंग करके भी आके बैठ जाते हैं, तो वो तो बहुत बोलते थे. अच्छा. हाँ, बहुत खुल के बोलते थे. मतलब हाँ. नथिंग हार्मफुल, बट ऐसी चीजें जो उनके मन में भरी हुई. दूसरा, वहां पे थोड़ा सा कई बार कास्ट का इशू दिखता था. तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन थे कि तुम सबके साथ बैठोगे, खाओगे, ये करोगे, जो हम करते थे. तो आप मानोगे नहीं कि जिनको हम यहाँ ट्राइबल्स आज बोलते हैं, वहाँ तो वो चीफ्स हैं. ऑब्वियसली अपने मालिक हैं. हाँ. तो वहाँ की जो दूसरी कम्युनिटीज हैं जिनको वो छोटी कम्युनिटीज मानते हैं, वो आके मैं उनको बिठा लेता था ऐसे अपने बगल में, तो ये उड़ जाते थे. मैं कहता था कि मैं बैठा हूं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है. तो वो मुझसे, उनका माइंडसेट देखिए कैसा उनको भर रखा है समाज में. यार आप तो राजा हैं, आपको पाप नहीं लगेगा, आप तो सबके हैं, हमको मना है. और 70-80% जगह मान जाते थे कि भाई ये बैठे हैं तो हम भी बैठ सकते हैं. एक कुछ रिजर्वेशन होके आ जाते थे. तो कुछ तो खड़े हो जाते थे बेचारे बस, लेकिन साथ नहीं बैठते थे. अब हमको बैलेंस करना पड़ता था दोनों को, कोई भी हर्ट ना हो. और हमारे फादर की और मदर की ट्रेनिंग बिल्कुल क्लियर थी कि कास्ट इज अ सिस्टम मेड बाय ह्यूमंस. कास्ट इज अ सिस्टम मेड टू रन a system of governance. It has nothing to do with what you ought to do or what you not ought to do.
ऑल दे सेड, मेरे को अभी भी वो लाइन हमेशा याद है कि बाबा जिस दिन तुम गाड़ी चला रहे होगे तुम ड्राइवर ही होगे। हाँ सही बात है, मान लो आपको हाँ, कुछ भी मान लो कुछ भी सोचते रहो, सही बात लेकिन जब तुम गाड़ी चला रहे हो हाँ, तुम ड्राइवर ही हो। तो अब वो ड्राइवर को अगर तुमने धीरे धीरे कास्ट बना दिया हाँ, तो ये समाज की प्रॉब्लम है। ट्रू ट्रू। और ऐसा कुछ दिखता था अपने यहाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कई और बाहर की सोसाइटीज़ में नहीं है या कम है या बहुत ये limited है। बहुत बड़ी बात है कि उस समय में जब जहाँ आपको इज्जत मिल रही है ना, वहाँ आप लेना चाहते हो कि जितनी ज़्यादा मिल जाए उतना ही चलता रहे। देयर आर फ्यू पीपल जो इस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं कि ये गलत है, झूठी इज्जत या फिर किसी वजह से आप कुछ पढ़ के बैठ गए हो। इज्जत तो इतनी मिल रही थी उसके अलावा, हाँ और सच्ची मिल रही थी, तो ये सच्ची, क्यों दिल से लेंगे? मिल रही थी। हाँ, सही बात है। वो तो उसके लिए ठीक रहेगा जो 2 मिनट के लिए आया और निकल गया। हम्म, अब जब मुझे रहना ही है उनके साथ रात भर, सही बात है। और तो जेन्युइन इज्जत लूँ ना मैं। लेकिन उनके वो दिमाग पे चढ़ जाती थी हाँ। मोस्टली लोग, क्योंकि वो फिर एक पैरामीटर बना देते हैं कि आप ये हो, आप ये हो। बट लेकिन इतना सब करने के बाद भी, इतना सब हम लोग ओपनली करते थे सब, हमारे कजन शायद सब नहीं करते होंगे या हाँ। जो भी वजह रही होगी, या पॉलिटिक्स में क्योंकि ब्रदर थे तो मैं अक्सर सुनता था कि वहाँ पे कोई ऑफिसर आया पोस्ट होके सरगुजा में और 1-1.5 साल रहा और चला गया। उसके बाद मुझे कहीं और मिला वो, Okay. मैं तो सरगुजा में रहा। अरे सर कभी मिले नहीं। अरे सर हम लोगों को तो बड़ा, अब तो आपको हम अच्छे से जानते हैं, हमें तो ये बताया था वहाँ मत जाना, वहाँ तो चप्पल सर पे रखनी पड़ेगी। आपको डरा दिया, एक झूठ बोल दिया, एंड दीज थिंग्स हैव अ सच अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन कि कौन फंसना चाहेगा ऐसी जगह जहाँ ऐसा कुछ हो, तो मैं क्या करूंगा यार, छोड़ो मत जाओ। ये दूर करने का एक तरीका था। ये सब भी फेस किया, डिफिकल्टीज ज्यादा फेस की। और अब की जनरेशन अलग है, अब की जनरेशन इन सब चीज़ों से डिफरेंट है, वो आपको इजीली एक्सेप्ट करती है। कम परसेंटेज हैं जो आपको वो रूलर वाली फील इज्जत देते हैं, लेकिन दिल से देते हैं जितने भी देते हैं। आज तो कोई भी रूलर वाली बात है ही नहीं, आज कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर, उनके ऊपर अपने दिल से दे रहे हैं। आना है तो तेरी मर्जी, ना आना तो तेरी मर्जी, मानना है तो तेरी मर्जी, ना मानना तो तेरी मर्जी। उसमें मान रहा है वो, उसमें मान रहा है। दैट इज रियल। मैं आई रिमेम्बर, तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो राजस्थान से था। तो वो जब राजस्थान में खेलने गया था तो उसने बुलाया कि घर पे आप आ जाइए। तो मैं उसके घर पे गया, तो अभी भी उसके वो वाला ट्रेडिशन चलता था कि जैसे आप एंट्री करोगे तो ऐसे करके दे यूज्ड टू एंटर विद यू, पीछे वो हटते जाते थे ऐसे हाथ करके। तो आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल के वो है, बट दैट वाज, मतलब उनकी फेस पे हैप्पीनेस थी कि वो मन से कर रहे थे टाइप से। बहुत पुराने लोग थे उनके। और उसमें फेथ है, उसमें बिलीफ है, उसमें गुडनेस है, उसमें जो एक दूसरे को एरोगेंस दिख रही है उनके लिए नहीं है, वो अपने के लिए कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये, मान लीजिए कोई राजा है, जैसे भगवान राम का हम राजा वाला पार्ट देखें, बहुत डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में आई। अगर उनकी लाइफ आप देखोगे, फॉर वन रीजन, कि उन्होंने कहा कि मैं तो राजधर्म का पालन करूंगा, जो मेरी पब्लिक मुझसे एक्सपेक्ट करेगी मैं वो उनके लिए करने की कोशिश करूंगा, और जो गलत है, जो अधर्म है, उसको मैं नहीं सहूंगा। It's not an easy responsibility. It is easier to ally with a person and आगे बढ़ो then do all this. If I ask you one question, so do you see Ram as a Raja, a good king, or as a Bhagwan, as Ishwar? आप राम को ईश्वर जो है वो भक्त कहता है। Okay. और हमारा जो टेक्स्ट है वो उनको उनका अवतार कहता है। ईश्वर का, हाँ, ईश्वर नहीं कहता, ईश्वर का अवतार कहता है, रीइंकार्नेशन कहता है। Okay. ईश्वर का अवतार कहता है। और हमारा टेक्स्ट कहता है कि ये ईश्वरीय अंश सब में होता है। True. और अब ये आपको डेवलप करना है कि आप राम मर्यादा पुरुषोत्तम तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंचेंगे तो राम नहीं होंगे। True.
तो ये भी एक वे ऑफ थिंकिंग है। तो आप कहोगे कि अगर आप उनको भगवान नहीं मानते, राजा मानते हो, तो क्या फर्क है? राजा मानते हो, भगवान मानते हो, राजा नहीं मानते, तो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा परसेप्शन ऑफ भगवान जो है ना, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान जो टर्म आया है, इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। भ से भूमि, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, ग से गगन। ये जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, जिसको आप भगवान बोलते हो, इसका जो बैलेंस बना पाएगा वो एक अच्छी लाइफ लीड करेगा, अच्छा पहल करेगा, अच्छा समाज देगा, अच्छा टाइम देगा, अच्छा करेगा। तो ये भगवान, मेरे भगवान ये है। और राम की पूजा ईश्वर तत्व मान के करना मैं करता हूँ। ट्रू। सो इसमें बड़ा एक्चुअली आई एम इनटू इट, बहुत स्टडी किया, चीज़ों को समझा कि जब तक हम मर्यादा में हैं, जब तक हम समाज की बेस्ट तरीके से चल रहे हैं कि ये हमारी मर्यादा है, तब तक हम अपने ट्रू नेचर पे नहीं जा पाते हैं। पीपल से कि जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा थी, तो अगर उसको हम मानते रहते, क्योंकि उस वक्त तो उनके लिए सही थी कि सती प्रथा इज़ द गुड थिंग, अगर उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं निकलता कि मर्यादा को नहीं जानता, वो कहता है कि भाई ये गलत है, ऐसा अगर नहीं निकलता तो आज तक भी हम उसे सही मान रहे होते। बट एक व्यक्ति ऐसा निकला कि नहीं, ये ठीक नहीं है। सो व्हेन पीपल हैव अवेकन, उन्होंने बोला है कि आपको मर्यादा छोड़ के अपने ऊपर आना पड़ेगा। नहीं, आपने सती प्रथा बोला तो मैं उसका आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों के क्लैन में बहुत ज़्यादा देखा होगा, डाला हुआ है। सती प्रथा वाज मोर आउट ऑफ कंपल्शन। ओके। क्या होता था कि सती कौन होती थी? सती वो होती थी जिन किंगडम्स के रूलर को दूसरा किंग आके टेक ओवर कर लेता था। ओके। तो उनकी जो लेडीज होती थी, उनका जो पूरा, उनकी ज़्यादातर पॉलीगैमी होती थी, राजा की कई पत्नियां होती थी और उनका एक तो वो सब अपने आप को मार देते थे, परिवार की महिलाएं, क्योंकि उनका अब्यूज करते थे रूलर जो जीतते थे। तो उस अब्यूज को नहीं सहने के लिए या तो भाग जाते थे या सती कर लेते थे। ओके। बाद में समाज में क्या हो गया, एनफोर्स करने, एनफोर्समेंट वाज रॉन्ग, कि अब डेथ हुई है तो करना ही है। ट्रू। दैट वाज नॉट हर विल, दैट वाज नॉट हर एस्केप रूट। ऐसे को नहीं कराना चाहिए था। उसको राजा राम मोहन रॉय ने पकड़ा एंड पीपल सपोर्टेड हिम, एंड ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होना चाहिए। आजकल तो यू कांट इवन एंड योर ओन लाइफ, यू हैव सच अ प्रोसीजर इन द वर्ल्ड। तो कितनी बीमारी हो, कुछ हो, ये हो, तो अब तो सिस्टम्स तो इवॉल्व होते रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। पर कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो ना हो तो अच्छा है, ना होना उनका अच्छा है। अब रामायण, आप राम पे थे तो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे, दशरथ नंदन राजा राम। तुलसीदास जी की रामायण पढ़ेंगे तो प्रभु श्री राम। भक्ति पीरियड का एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कॉन्सेप्ट है उनका। और ऐसे बहुत सारी रामायण है, और सब में कहीं मिक्स है, कहीं कुछ है, कहीं मर्यादाओं के बारे में भी अलग अलग स्टोरीज हैं, राम की लाइफ के बारे में भी अलग अलग स्टोरीज हैं, जो उनके इंसिडेंट्स हैं उनको भी अलग अलग ढंग से परसीव किया है लोगों ने। एग्जैक्टली। किसी ने उसमें ये देखा, किसी ने वो देखा, वो सब है। और आप जैसा देखना चाहें देखें। कृष्ण जी की एक बात जो, अब क्योंकि हम इस पे हैं, रिलीजन पे, रिलीजन के अलावा सती पे हैं, सती पे, यस। कृष्ण जी ने बहुत सारी रानियां, उनके लिए महल बनाए, और वो रानियां वो थी जिनके किंगडम्स को उन्होंने कॉन्कर किया। ओके। तो अमूमन उस समय की जो प्रथा थी उसके हिसाब से राजा क्या करता, अब्यूज करता उनका। ही गेव एवरी क्वीन अ पैलेस एंड अ स्टाफ। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिस्पेक्टेड विमेन। कि यार इसके आदमी, इसके किंगडम को तो हमने ले लिया, कम से कम उसको अच्छी लाइफ तो मिले। ट्रू। नहीं तो उनकी फीलिंग क्या होगी कृष्ण जी के लिए कि इसने कॉन्कर किया, मेरा सब ले लिए। तो सही बात। एक एंगर भी तो कहीं ना कहीं। एज यू सेड, मैं
कृष्ण भगवान को, मतलब भगवान मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, बहुत पढ़ा है उस चीज़ों में। जो रिलीजन आपको हैप्पीनेस देता हो, यू फील अलाइव, यू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, मस्ती, सब चीज़ें, खुशी हो ज़िंदगी में स्पेशली, वो इससे मिलता है कृष्ण भगवान से। जब उनकी लीलाओं को देखो, उनकी मस्ती को देखो, उनके मेडिटेशन मेथड्स को देखो, सब चीज़ों में फन है। एंड समवेयर इज मिसिंग। मैं ऐसा मानता हूँ कि विष्णु जी के जो 10 अवतार है, हाँ, ये और कुछ नहीं है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइम के तरीके। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्ट्रेट डार्विन अच्छा, टू द टी। ओके, डार्विन ने प्रॉब्ली ये पढ़ी होगी कहीं। हो सकता है। प्रथम अवतार मत्स्य है। डार्विन कहते हैं लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सी। दूसरा अवतार कश्यप है, एम्फीबियन, फ्रॉम सी लाइफ केम टू लैंड। तीसरा अवतार वराह है, व्हेन द वर्टिब्रा रोज। उसके बाद हाफ मैन हाफ एनिमल, उसके बाद मिजिड, उसके बाद एक ऐसा समय भगवान राम का जब प्योरिटी ज्यादा है और छोटे छोटे इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट करने हैं, और इतनी प्योरिटी है कि पिताजी ने कह दिया तो जो कहा वो तो होना ही है। और आपने हमारी बहन को थोड़ा सा वो कर दिया तो हम आपकी वाइफ को उठा के ले गए, फिर आप आए, आपने हमारी गर्दन काट दी। मतलब मामला बिल्कुल सेट है, क्लियर है, और छोटे छोटे इश्यूज हैं। फिर कृष्णचंद्र जी भगवान का समय आता है, कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशन, कजन्स, फलाना, दोस्त, किंगडम, ड्यूकडम, ये जुआ, फलाना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज प्रॉब्ली एन एरा क्लोजर टू अस। ये 8-10 हजार साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। सही बात है ना। तो ये सब बातें उसमें है, मेंशन्ड है। और स्ट्रेटजीज तो फलाना तो ढिमकाना। और फिर उसमें इस पूरे महाभारत वाले एपिसोड में जो एक ग्रंथ है गीता, कर्म प्रधान ग्रंथ, निचोड़ है सबका। आप छोड़ ही नहीं सकते उसको। वेरी स्ट्रेट, सीधा आपको पता है कि भाई कर सकते हो तो करो, ये आपको जो पाना है वो मिलेगा। और लाइफ एंड डेथ पे बहुत क्लैरिटी है उसमें, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। सही बात है, आप समझ रहे हो कि पानी के बलबूले हो आप। so these are very very deep books and very strong texts। पर होता क्या है, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता भी पढ़ेंगे आप, और आज किसी स्वामी जी की या किसी अंग्रेज तक की गीता आप आज पढ़ लेंगे। किसी ने पढ़ी होगी, उसने अपने हिसाब से लिखी होगी, तो उसमें उसका तत्व भी आएगा, उसका तत्व है, उसका इंटरप्रिटेशन भी आएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो किसी चीज को गलत नहीं कहना चाहिए, उससे या तो एग्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। और गति उसकी चलती रहेगी, वो सब होता रहेगा। सो गोइंग बैक टू सरगुजा एंड व्हाट माय फादर यूज्ड टू ट्रेन ऑल ऑफ अस, ऐसी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों के पास भेजते थे। फिर कहीं कोई ऐसा एपिसोड हो जाए जहाँ कोई मास डिस्ट्रक्शन हो, कुछ हो, वहाँ तो जाना ही जाना है लोगों के साथ। व्हाटएवर यू कैन हेल्प, जैसे भी उनके साथ, कुछ नहीं तो बात करके आइए। ऐसे समय में खड़े रहना, हाँ, खड़े रहना, दुख बांटो उनका, इफ यू आर देयर। एंड जब भी कोई घर आए उसको वेलकम करो, उसको फील होना चाहिए कि यार आई वॉज वेल रिसीव्ड। एंड जो हमको कृष्ण जी की अपन बात करें सुदामा की स्टोरी में दिखता है, इट इज जस्ट दैट। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग में हम लोगों को जो, जैसे मेरे को कभी भी उन्होंने, मुझे मालूम था कि मैं अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली से हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा ऐसा फील कराया कि मैं एक ऑफिसर का बेटा हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के बहुत सारे चीफ सेक्रेटरीज के दफ्तर देखे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। ही वॉज वेरी शॉर्ट टाइम को चीफ सेक्रेटरी थे, साल भर भी नहीं थे। तो he used to meet everybody. He was not like a normal chief secretary's office where you just can't enter without an appointment. Okay. इनके यहाँ आप जाइए, he would meet you only when he's taking a meeting, that red button was on, and of course
those were कुछ तो confidential प्रोटोकॉल होने meetings. So, चाहिए. confidential meetings you can't meet everybody. हम्म. That is his मजबूरी. हाँ, सही And बात. उनके कुछ छोटे छोटे डायलॉग्स थे जो एक इम्प्रिंट हो गए लाइफ में. जैसे कभी लेट हो तो कई लोग गुस्सा करते हैं, क्या यार मैं घंटे से रुका हुआ. वो सिर्फ ये कहते थे, घड़ी पे भी क्यों खर्चा करते हो. एंड उतार दो. एंड इमीडिएटली स्टार्ट ऑन द सब्जेक्ट जिसके लिए वो आपका वेट कर रहे थे. He won't- अच्छा. उसके बाद टाइम की बात दोबारा नहीं करते थे. वाओ. बस एक लाइन ये बोल देते थे. उनके साथ ऐसा कभी नहीं था कि यहीं आप ये बात कर सकते हो, ऑफिस में ही आप ऑफिस की बात कर सकते हो, फलानी जगह फलानी बात कर सकते हो. कहीं भी आप उनसे मिलिए, कहीं भी अपनी कोई भी बात है उनको बोलिए, देन ही वुड गिव हिज व्यू जो भी है. व्यू जो भी है. ही वॉज ऑलवेज ओपन टू रिसीविंग anybody's thought, problems and all that. He was very helpful. Wow. He would never. और हमारी कॉलोनी में मैं देखता था, इवन सेक्टर में हम रहते हैं, अरेरा कॉलोनी में, तो वॉक करते थे वो. कोई कहीं का प्यून है, कोई कहीं का कुछ है, वो भी आए, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है हम बोल देंगे. एंड that kind of access people had to him. He was a morning person. बहुत जल्दी 4-5 बजे नहीं उठते थे, 6:30-7 ऐसे उठते थे. गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी, बट 6:30-7. और लेट नाइट ज़्यादा नहीं करते थे. He was एनालिसिस उनकी काफ़ी रियल रहती थी. गलत तो सबकी होती है, उनकी भी होती थी, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट ही वुड. कई बार ऐसे इंस्टेंट्स गवर्नेंस में मैंने देखे, जब कुछ प्रॉब्लम्स आई तो मैं कुछ और सोच रहा था, वो और चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, तो मैं सोचता था कि ये क्या बोल रहे हैं, तो फंसवाएंगे. एंड 2 महीने में लगता था कि अरे यार सही बता. सही बात. So, kind of experience he had. Real experience. It was not theoretical. True. It was real. Ground level. हाँ, ground level की ऐसी चीजें वो हम लोगों को भी सीखने को मिला उनको देख के. और हमारी मदर भी उनकी पढ़ाई कॉलेज की तो हुई नहीं, बिकॉज शी गॉट मैरिड वेरी अर्ली. फिर डैड के साथ रही, एंड शी वाज आल्सो मिनिस्टर 3 times. Okay. हाँ, मदर मिनिस्टर थे. हाँ, मध्य Which प्रदेश party? में The कांग्रेस पार्टी में party. थी, एंड शी वाज फ्रॉम सरगुजा ओनली. Okay. And in my house I used to see 2 people, one an officer and one a politician, and absolutely conflicting views on the same subject. Okay. हाँ, बिल्कुल Okay. बिल्कुल. पर फिर जो दूसरे को कन्विंस कर दे वो सही प्रिवेल बात. कर जाता था. पर फर्स्ट रिएक्शन पोल्स अपार्ट. मोस्टली कौन जीतता था? मोस्टली उनके जो होते थे इश्यूज वो दूसरे से रिलेटेड होते थे, उनके खुद के तो होते ही नहीं थे. सही बात है. तो इट डिडंट मैटर. वो उस आदमी का काम हो जाता था या वो इशू सेटल हो जाता था. कि मुझे एक इंसिडेंट याद है, व्हेन मिस्टर दिग्विजय सिंह वन हिज सेकंड चीफ मिनिस्टरशिप टर्म. ओके. तो वो मम्मी को मिलने घर आए, डैड भी वहीं थे. तो ऐसी बात निकली कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे आपके पिछले 5 साल वाले, वो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बहुत दिख रहे थे. ओके. So you must, this is what my mother said. You must now keep that in mind and take decisions. So my father immediately said कि दिग्विजय सिंह साहब ये सरकारी नौकर हैं, आपके नहीं है. वाह. वही और मैं आई वाज द जूनियर मोस्ट देयर. सो द सीएम सेड बताना यार कौन क्या. ऐसी मजाक चल रहा था. इट वाज अ हैप्पी ओकेजन. ही वाज विनिंग, ही वाज कमिंग बैक टू पावर. तो माय फादर सेड कि ये आपके नौकर नहीं है, ये सरकारी नौकर है. ये तो सबके साथ काम करेंगे. आपके पास एक पत्ते की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं. अच्छे पत्ते देखो, क्या बात है. और खेलो. और अब तो मेन आपके हाथ में है ना, घोड़ा तो आपको चलाना है. और घोड़ा भी आपको सेंस कर रहा है आपकी थाइज के थ्रू. कैसी आपकी पकड़ है वैसे आप चलोगे. सही बात है. एंड देन माय मदर आल्सो
मिड पाथ उन्होंने लिया कि हाँ नहीं सब तरह के लोग होते हैं, ये होता है। तो कई बार पॉलिटिशियंस का व्यू जो होता है वो ब्यूरोक्रेटिक व्यू से बहुत डिफरेंट होता है, और पब्लिक का जो व्यू होता है वो इन दोनों से बहुत डिफरेंट होता है। तीनों अलग अलग हाँ, हैं। और सिस्टम जो है इस सब का मिश्रण है। तो True. जो डिसीजन मेकिंग पे हैं, अगर वो लोग इन चीज़ों को बैलेंस अच्छे से कर पाए तो मुझे लगता है सिस्टम ज़्यादा अच्छा चलता है। इंडियन पॉलिटिक्स पे जाते हैं थोड़ा सा, जैसे पहले के समय में और आज के समय में अगर हम पॉलिटिक्स को देखें, आपको क्या एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है पहले की लीडरशिप और आज की लीडरशिप में, जो आपको नजर आता जब है? मैं छोटा था तो मोहल्ले में या बाजार में या सोशल फंक्शंस में कोई पजामा कुर्ते वाले साहब दिखे, टोपी लगाए, तो आप जानते हो तो यू नो हिम, और नहीं जानते तो एक आवाज कोई नेताजी आ रहे हैं, ऐसे लोग रेफर करते थे। अभी मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई आए, अरे कोई साला नेता है। So politicians have really lost their image by their own deeds. That's true. I feel very bad. क्योंकि उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, पर वो आटे के साथ घुन भी पिस रहा है, उसको भी बुराई लग गई। सही बात। और यही सच्चाई। आज नेता से जिसको काम है, जिसको मतलब है, वो तो उसके लिए कुछ भी करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, या अगर कोई उसके पॉलिटिकल एलाय है तो करेगा, पार्टी से है तो करेगा वो। लेकिन वो जो जेन्युइन वाली नेताजी जो मैं कह रहा हूँ, किसी को भी अरे नेताजी आए, नेताजी, वो कम हो गया। एक नेगेटिव परसेप्शन पे नेताजी आ गए। और ऑफिसर्स का भी ऐसे ही है। ऑफिसर्स को जनरली रोक लगाने वाला, एरोगेंट, काम नहीं होने देने वाला माना जाने लगा है, जबकि सिस्टम तो उन्हीं के थ्रू फ्लो हो रहा है। नेता तो आएंगे जाएंगे, बट इसमें सिस्टम जो अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें पॉलिटिक्स का भी हाथ लगता है आपको? इसमें वोटर का भी हाथ है। वोट तो आप ही कर रहे हो। मैं अगर जीत रहा हूँ तो मुझे तो, अब मैं खराब आदमी हूँ तो एग्जैक्टली वो पावर में आ गया, फिर वो सारा सिस्टम हाँ, मैं अगर वोट कर रहा हूँ सिर्फ पार्टी पे, मैं अगर वोट कर रहा हूँ सिर्फ कम्युनलिज्म पे, मैं अगर वोट कर रहा हूँ सिर्फ कास्ट पे, तो मैंने अपनी चॉइस तो लिमिट कर दी कि इसी दायरे के अंदर का आदमी ढूंढूंगा मैं, या इसके बाहर में जाऊंगा ही नहीं, भले ही कितना अच्छा हो। तो अच्छे आदमी को तो मैंने वहीं रिजेक्ट कर दिया, उसको तो चांस ही नहीं दे रहा मैं। बट आपको लगता है भी अच्छे आदमी हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस जो देश के बारे में? बाप रे बाप, मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोगों की तादाद उतनी ही है जितनी खराब लोगों की है। सबसे ज्यादा तादाद तो न्यूट्रल लोगों की है, जो ना चाहे बहुत खराब है, बीच में वो खतरनाक है सबसे ज्यादा। उनकी तादाद हाईएस्ट है। प्रॉब्ली दे आर 60%। 20% अच्छे लोग और 20% खराब लोग, ऐसा ही है मेजरली समाज में। और खराबी भी बहुत रिलेटिव होती है, अच्छाई भी बहुत रिलेटिव होती है। आपके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, उससे आपका जजमेंट बनेगा कि वो अच्छा है, खराब है। So, मैं अगर एक पीएम की बात करूं कि आइडियल पीएम इस वक्त कैसा होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा देश की अभी चीज़ें हैं जो उसको लुक आफ्टर करनी चाहिए, वो कैसा हो सकता है पीएम? देखिए, इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ many cultures, many states, many languages, and many different regions. तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले, या हेड्स ऑफ स्टेट सबसे पहले ऐसे होने चाहिए जो यूनिफिकेशन को प्राइम, मतलब इंडिया को प्राइम इंपॉर्टेंस देना है तो आपको यूनिफिकेशन को देना है, तो आप टूटोगे। बिल्कुल। अंग्रेजों ने तोड़ दिया ना पाकिस्तान को, हमसे अलग कर दिया ना, तो दैट वाज कम्युनल लाइंस पे उन्होंने। रीजन कुछ भी बन सकता है, रीजन भाषा बन सकती है, रिलीजन बन सकता है, कलर ऑफ द स्किन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बना वो तो गेम होते हैं क्रिएट करने पे। क्रिएट करने पे हाइप क्या हो गई। तो जो राम जी की बात कर रहे थे अपन, उनके फोर फादर्स, राजा भरत की जो किंगडम बताते हैं, वो तो रशिया से शुरू होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो हिंदू कुश के बियॉन्ड जो कुछ लैंड एरियाज हैं, वहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, पार्ट्स ऑफ
चाइनीज, जैसे अमरनाथ, हाँ, जैसे कैलाश मानसरोवर, हम्म, आज तो हमारे तिब्बत मुल्क में वगैरह नहीं ये है, सब, लेकिन इनके नाम ही बता रहे हैं कहाँ सही के। बात है ऑब्वियसली। तो कहाँ के रहे होंगे। यहाँ से लेके बाली तक आपको एविडेंस साफ साफ मिलता है। तो पहली चीज इस पूरे लैंड मास को साथ रखने वाला विजन वाला पर्सन होना चाहिए। ट्रू। दूसरा, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर रह रहे लोग हैं उनको जोड़े, ओके। हाँ, और उनको ये कॉन्फिडेंस दे कि जो आपकी डिसिमिलैरिटीज या आपकी जो सिमिलैरिटीज हैं उससे आप जुड़ के कॉमन स्पेसेस में रहिए, और जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको आप घर में मानिए ना, क्योंकि आप हैं डिफरेंट। आज मैं सरगुजा का रहने वाला चेन्नई के एक रहने वाले से डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों में होगा, खान पान में होगा, भाषा में होगा, और ये इतना रिलेटिव होता है कि एक इंडियन को अगर आप बोलेंगे तो बोलेगा हाँ यार आप अलग दिखते हो, वो अलग दिखता है। True. लेकिन एक अमेरिकन को आप बोलेंगे तो उसको साउथ इंडियन और मैं एक दिखेंगे, यानी तुम लोग एक जैसे सही दिखते हो बात यार। है, बिल्कुल ना। ये इट्स वेरी रिलेटिव, इट्स वेरी रिलेटिव। वो माइक्रो लेवल पे जब आप जाते हो तो फिर आप गांव में जाते हो तो आपको मोहल्ले वाले अलग दिखने लगती है, कि बोलते अलग है, या आपको पता रहता है कि वो ये उनकी मान्यताएं थोड़ी अलग हैं या कुछ ऐसा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज को जो कन्विंस कर पाए, जहां तक हम बात करते हैं कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमको फॉलो करना चाहिए, तो उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हो, किसी का भी हो, इफ एन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इट शुड बी डन। ट्रू। आप हिंदूज का देखिए, जो उनकी स्मार्टनेस कहूंगा मैं, उन्होंने सिर्फ एक बुक से कन्फाइन नहीं किया अपने आप को, उन्होंने वेरियस बुक्स को समाज को दी कि ये हैं हम, ये रास्ते हैं तुम्हारे पास, चूज करो, वेरियस बुक करो। लाइक राम की स्टोरी, अच्छा, यू कृष्ण टॉकिंग की अबाउट स्टोरी, दो शिव स्क्रिप्चर्स, पुराण, स्क्रिप्चर्स, वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ ही ग्रंथ है, ग्रंथ ही ग्रंथ है, नॉलेज ही नॉलेज है, जैसे चाहते हो हाँ, वैसे ऐसा नहीं कि ये मैं मानता हूं कि इस रीजन के सनातन जो रिलीजन है, अभी हिंदुइज्म टाइप तो नाम नया आया है, क्योंकि हिंदू कुश माउंटेन्स के इधर रहने वालों को, सिंधु घाटी के उधर, हाँ, वेस्ट के लोग हिंदू बोलते थे, तो यहाँ के जितने भी रिलीजन थे उनको कंबाइन करके वो हिंदुइज्म बोलते थे। सही बात है। एज सच हमारे किसी स्क्रिप्चर में हिंदुइज्म नहीं लिखा मिलेगा आपको। हिंदू कुश पहाड़ का वर्णन आएगा, अफगानिस्तान में तक्षशिला का वर्णन आएगा, वहाँ के बहुत बड़े बड़े जो गुरुकुल थे उनका वर्णन आएगा, वो सब मिलेगा आपको, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये सनातन धर्म था, सनातन मतलब सदा से। और इसके बुक्स की जो ब्यूटी जो मुझे लगती है वो ये है कि आपको सारे पाथ्स खोल के दे देती है, चॉइस आपकी है। सही बात है। जो एब्राहमिकल रिलीजन है जो बाद में आए, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि इब्राहिम और मोसेस से पहले जुडाइज्म आया, उनके 2 प्रॉफिट हैं, जबकि उनके बुक्स में भी ये लिखा है कि इनके पहले बहुत प्रॉफिट्स आ चुके हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी है वो, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, हर सही है। अच्छा, हाँ सही है, okay. क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉफिट कौन है, यही तो है, राम कृष्ण, यही तो है। और भी नाम होंगे, मुझे नहीं मालूम होंगे नाम, मैं भी तो इंसानी हूँ, मेरी भी तो लिमिटेशन है, नॉलेज की भी और एक्सपोजर की भी और हर चीज की। अभी पता नहीं किसी कंट्री में जाऊंगा, वहां कुछ एविडेंस और मिल जाएगा तो क्वेश्चन और हाँ, एक और सवाल, वो भी सच है। तो इनको क्या हुआ, इनको बुक्स में जब कोड किया, इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक ऐसा रीजन था जो ट्राइब्स में बटा हुआ था, जो नेचर वर्शिपर्स थे ज्यादातर, वहाँ पे डेजर्ट में नेचर वर्शिपर्स थे और ट्राइब्स में बटे हुए थे अलग अलग। तो उनको जोड़ने के लिए ये एक रिलीजन उन्होंने बनाया, एक कोड बनाया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं तो सब अलग अलग तरह से करते थे। तो इट वाज टू इंक्रीज द स्पेस ऑफ दैट रिलीजन टू मेनी एरियाज। तो इन्होंने ये कोड बनाया, उस कोड में कई साल अच्छा भी चला, लोगों को पसंद आया उसमें जो चीज़ें थी,
अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं। इसमें मुझे आप ये मत बोलिएगा कि आई बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी तो मैं हिंदू एरोगेंस दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, उस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, मैं कोई ऐसे एरोगेंस नहीं दिखा रहा हूँ। आप एक स्टोरी सुनेंगे जो जुडाइज्म में भी मिलेगी, जो क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगी, जो इस्लाम में भी मिलेगी, नोआज आर्क। ओके। हाँ, नोआज आर्क इज द स्टोरी ऑफ मनु। ओके। मनु के नाव की जो कथा है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रलय, ओके, प्रलय के बाद सृष्टि के निर्माण के लिए ये एक बोट में सबको बिठा के ले गए। अच्छा। और वही सरवाइव किए प्रलय को। ओके। और उसके बाद जब अर्थ वापस बाहर आई तो ये एक डिस्क्रिप्शन है। ओके। यही डिस्क्रिप्शन नोआज आर्क के नाम से ओके, जूस के पास है। यही डिस्क्रिप्शन नोआज आर्क के नाम से क्रिश्चियंस के पास है। यही डिस्क्रिप्शन नू की नाव के नाम से इस्लाम में है। ओके। सो बेसिकली सेम बात कर रहे हैं हम, नाम बदल रहे हैं और थोड़ी सी स्टोरी में वेरिएशन आएगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपको कॉमन मिलेंगी। द कॉमननेस इज ऑफ द सिविलाइजेशन। रिलीजन तो हमने बना दिया, रिलीजन तो हमने बनाया, ट्रू, ठीक है ना। अब कई साल चला, फिर पॉन्टियस पायलट साहब आए, राजा साहब, उन्होंने अपनी मूर्ति लगाना शुरू करी। उनके जनरल्स बोल रहे पूजा वूजा करो भाई, इनकी भी करो, चेंज करो सिस्टम। हाँ, तो एक प्रॉफिट खड़े हो गए, जीसस फ्रॉम अ शेपर्ड्स फैमिली, कि नहीं मैं तो उन्हीं की करूँगा। एकौ ब्रह्मा द्वौ नास्ति, there is one God, there is, and if we perceive God as the ultimate power, it has to be one point. मतलब और कोई तरीका ही नहीं है। ट्रायंगल का पॉइंट तो पॉइंट ही होगा, बिंदु ही होगा। नहीं तो फिर कितने जानवरों के भी तो फिर भगवान ही होंगे, फिर कहाँ जाएंगे। तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनका, फिर गए कहीं पढ़े बढ़े, कहीं मिले लोगों से, ज्ञान लेके आए। बिकॉज ही वॉज अ विजनरी, ही स्टार्टेड अ रिलीजन विद मोर एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट। जो ये सब चीजें थी ये हटाई कि नहीं राजाओं की मूर्ति मत लगाओ, ऑलमाइटी को प्रे करो। लोगों को अच्छी लगी ये बात। बाकी चीजें बहुत सिमिलर हैं, बाकी कोड्स बहुत सिमिलर हैं टू जुडाइज्म, नॉट वेरी। कपड़े वपड़े अलग होंगे, तौर तरीके अलग होंगे, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। और उसके बाद ये चला सिस्टम, ये भी बहुत साल चला, अच्छा चला। फिर इसमें भी फोर्सफुलनेस आई कि हम बनाएंगे आपको। तो फिर एक खड़े हो गए कि ये राजा और रंग की ये क्या चक्कर है। उनका नाम मोहम्मद था, वो खड़े हो गए कि नहीं सब बराबर है। ये चीज़ समाज को बहुत पसंद आई, तो एक नया रिलीजन। अब उनके 2 प्रॉफिट हैं, इब्राहिम और मोसेस, और बाकी सारे प्रॉफिट्स तो हैं ही। इनके 3 प्रॉफिट हैं, इब्राहिम, मोसेस एंड क्राइस्ट। वो दोनों भी हैं, एंड क्राइस्ट। इस्लाम में 4 प्रॉफिट है, इब्राहिम, मोसेस, क्राइस्ट एंड मोहम्मद। So these are continuation of the religion because they coexist in the same region. Conflict होता रहता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट हो जाता है, कॉमननेस को सब भूल गए। 200-2000 सिमिलैरिटीज हैं, उनकी बात कम होती है। 2 झगड़े हैं, सिर्फ उसी की बात होती है। सही बात। Whereas 200 should prevail. जो कॉमन चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो प्रिवेल करनी चाहिए, पर नहीं होती। ऐसा ही समाज है, क्योंकि सब अल्टीमेटली। तो हमारे यहाँ एक चेंज आया, हमारे यहाँ भी बुक्स में डिस्क्रिपेंसीज होने लगी। इतना फैला हुआ रिलीजन था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो इन्होंने कुछ रीजन्स बना दिए शंकराचार्य महाराजों के, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एरिया। और ये व्यवस्था देंगे, अगर कोई नई चीज़ आएगी तो ये बताएंगे कि हमको इसमें कैसे, क्योंकि एवोल्यूशन तो होता ही जा रहा है, नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो जो बुक रिलीजन है, अगर उन लोग और उनके जो रिलीजियस हेड्स हैं अल्टीमेटली कन्विंस हो के अपनी बुक में अमेंडमेंट भले वो खुद लाएं, अपने रिलीजियस सिस्टम से लाएं। भाई क्रिश्चियंस हैं तो पोप के यहाँ जब मीटिंग हो वो लाएं, इस्लाम का है तो वो मक्का में मीटिंग हो, उनके सारे रिलीजियस हेड्स बैठे हैं, वो लाएं। लेकिन लाना चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। सही बात है। लिविंग से। तो ये इस तरह की चीज़ें जो रिलीजन, और बाकी आप सबकी प्रेयर की विधि देखो, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
अग्नि क्रिया मिलेगी आपको, जल क्रिया मिलेगी आपको, योगिक क्रिया मिलेगी आपको, आकाश की तरफ देखोगे आप और धरती पे बैठ के पूजा करोगे। सही बात। तो वही कोई 5 confusion एलिमेंट्स है। ऑफ लेटर भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी कस्टम्स है, ट्रू, अलग अलग तरीके हैं, तरीके कस्टम्स है कि अब उन कस्टम्स पे मैं रिजिड हो जाऊं तो एक्चुअली हो वही रहा है कि वो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि जिनको पढ़ते देखा उनको कभी लड़ते नहीं देखा, और जिनको लड़ते देखा उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। क्योंकि लोग लड़ वो रहे हैं जिन्होंने शास्त्र नाम की चीज नहीं पढ़ी है, कभी एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है कि कह क्या रहे हैं। अगर पढ़ ही लेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई एक ही चीज कह रहे हैं सारे लोग, फॉलो दैट। सो आप पीएम में चीजें देखते हो कि एक तो जो रीजन्स हैं उनको एक तरीके से देखा जाए विद द एक्शन, कि कोई ऐसा साउथ अफ्रीका के जो पीएम थे उसकी तरह आए जो भाव हैं काले गोरे के वो सब मिटा के या उसको करे। दूसरा इंसान के पास आए, रिलीजन को अपना स्पेस दें अपने आप में ग्रो करने का। एंड रिलीजन अल्टीमेटली डिसिप्लिन तो करता है इंसान को, अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप उसको एक्सट्रीम में ले जाओ तो आपकी गलती है, रिलीजन की नहीं है। ट्रू, डोंट ब्लेम इट ऑन रिलीजन, ब्लेम इट ऑन योरसेल्फ। सो ये जो अभी चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, नाउ व्हाट आई हैव सीन, सनातन धर्म एक बहुत गहरा धर्म है, मतलब उसमें अगर कोई डुबकी मारे तो कहाँ तक जा सकता है, मतलब कोई था नहीं, अल्टीमेट एवरीथिंग इज देयर। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, तब भी थे। अब लोग उसकी एक तरह से मजाक भी मनाते हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, नाउ दे हैव बिकम दी फेस ऑफ द सनातन धर्म, कि वो सनातन को चलाना है, बढ़ाना है। कथावाचक मेरी नजर में वो धर्मेंद्र हैं, वो अमिताभ बच्चन है जो शेर को पूंछ से पकड़ के पिक्चर में घुमा देते हैं। ये मैं कोई वर्ड ढूंढ रहा था कि इनके लिए क्या राइट है। आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, कि उन्होंने क्या बना दिया। रियलिटी में नहीं कर सकते अमिताभ जी और धर्मेंद्र जी। सो पर अच्छा लगता है ना देखने में। एग्जैक्टली, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं ना। लोगों का वो नहीं है क्योंकि वो तो बेचारे एजुकेशन नहीं है उनके पास, एंड दे ब्लाइंडली फॉलो दैट। सो अब उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने एक वो चला दी कि हिंदू खतरे में। एक आध दो ऐसे हैं कथावाचक जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। नाउ दिस इज गोइंग इन अ बैड फेस। अब लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को मन में बिठा लिया है और एक नफरत दिखने लगी है किसी भी धर्म में, सब लोगों के धर्म में दिखने लगी है। उसका श्रेय किसको जाता है इस करंट सिनेरियो में? देखिए वो क्या है, वो एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, अब वो हिंदुओं के कथावाचक हैं या हिंदुओं के प्रीस्ट हैं या हिंदुओं के ऋषि हैं, जो भी हैं, तो उनका तो धर्म फर्ज यही है कि यही उनको कहना है, यही उनको बताना है। दैट इज देयर ड्यूटी। आप खुद कह रहे हैं मैं कथावाचक हूँ हिंदुओं का, खुद कह रहे हैं मैं महर्षि हूँ या मैं मुनिश्री हूँ या मैं इस जगह का धर्माचार्य हूँ, तो वो तो उनकी ड्यूटी है, वो तो यही आपको बताएंगे। और वो अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं करें? कोई भी अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं करेगा? करेगा ही नहीं, बट धर्म का नहीं। हाँ, दे आर सपोर्टिंग दी करंट गवर्नमेंट। उसमें करंट गवर्नमेंट ने उस सपोर्ट को ले लिया। दे आर पॉलिटिशियंस। ओके, सी एवरी पॉलिटिशियन टुडे इज डिपेंडेंट ऑन वोट्स। उसको वोट चाहिए, संख्या चाहिए, संख्या बल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको ये तरीका संख्या बल दिलाता है, पकड़ लिए। वो नहीं बोलता कुछ। अगर वो ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलेंगे तो शायद बहुत सारी बातें जो मैं और आप कर रहे हैं वो बोलेंगे, लेकिन वो बोल ही नहीं सकते। वो उनका लिमिटेशन है, वो उनकी मजबूरी है। मैं आपको दूसरे रिलीजन के कोई प्रीस्ट होंगे, उनको हिंदू रिलीजन में कोई बहुत अच्छी चीज होगी, आप अगर पॉइंट आउट करेंगे तो बहुत हल्के से टच करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर अपनी बात करने लगेंगे। वो उनकी मजबूरी है, उससे डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं जो अभी बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ वर्ल्ड में, देखिए मेरा ऐसा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग, मेरा ऐसा मानना है कि क्रिश्चियन मुस्लिम सुप्रीमेसी का वॉर या डोमिनेंस की कोई लड़ाई इकोनॉमिक हो सकती है,
बम से हो सकती है, गोलों से हो सकती है, किसी और गंदे तरीके से हो सकती है, इज इनएविटेबल, वो होता दिख रहा है। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम वेयर इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर, ओके, हाँ जी, ये होता दिख रहा है। व्हाई डू यू फील? डोमिनेंस की हमारी चले, हमारे वे ऑफ थिंकिंग चले, हमारा थॉट प्रोसेस okay. प्रिवेल करे। ओके, तो उसी का जो फिर उसमें हेट मॉन्गिंग भी होती है और पॉजिटिव्स भी होता है। तो हेट मॉन्गिंग वर्ल्ड ओवर फैल गई है ओके, कि अगर हम एक से अलग हैं तो हमको पहले जो हमारे पुराने लोग थे वो क्या सिखाते थे कि हम अगर दूसरे से अलग है तो हम अपनी अच्छाई इतना बताएं कि लोग हम हो जाएं, हमसे जुड़ जाएं। अब क्या है कि उसको खत्म कर दो, ये गलत है। ये आपकी बहुत अच्छी बात, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। जैसे धर्म को अगर हम सनातन से, उसको पॉलिटिक्स को सनातन के थ्रू देखना चाहें तो एक प्रेमानंद जी हैं, अगर आपने देखे होंगे, जो उनके पास सब जा रहे हैं, मुस्लिम भी जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी जा रहे हैं, कृष्ण जी के सब जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि सनातन धर्म, कोई पॉलिटिशियन भी जाता है ना तो वहीं जमीन पे ही बैठता है, वो किसी को एंट्री नहीं करते हैं, सबने बुलाने की कोशिश कर ली, कहीं जाते नहीं है। उनका कहना है कि सनातन ये धर्म काफी न्यूट्रलिटी दिखाता है, अगर वैसा करते हैं बहुत ज्यादा। उनका ये है कि भाई एक पैसा नहीं लेते किसी से, अपनी पोस्ट बताओगे तो बाहर बैठो, क्लियर कहना है उनका। अगर सनातन धर्म को इस तरीके से देखा जाए तो आप उसकी गहराई में जा सकते हो, और उनके थ्रू बड़ी गहराई दिखती है कि सनातन धर्म तो सबको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आप जैसे चाह रहे हो वैसे आप उसको नहीं, और हमारा स्प्रेड भी तो उसी से होगा। एग्जैक्टली। हम एक्सेप्ट भी उसी से होंगे और हम बढ़ेंगे भी उसी से। वही हम वो क्यों नहीं कर रहे? वही आपने बोला ना कि ऐसे बढ़ता है सिस्टम। अगर सनातन इस तरीके से चला जाए लोग, मुझे ये लगता है कि ऐसे 8-9 और हो जाएं जो लोग रियलिटी दिखा सके। सनातन है ऑलरेडी, मतलब उसको ऐसे वो करने की, सनातन बचाना है, हिंदू धर्म बचाना है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स मोस्ट लविंग कल्चर, एब्सोल्युटली। तो वो आप देखना उनको कभी ध्यान से सुनना। नहीं, मैंने कई बार देखा है, सुना गेटिंग है। फेमस। मैं रिलीजन काफी देखता हूँ, पॉलिटिक्स काफी देखता हूँ, और स्पोर्ट्स काफी देखता हूँ। बाकी फिक्शन और लव स्टोरीज ये सब इसका टाइम नहीं है। मतलब कम मजा आता है, कोई सुना दे, पिक्चर दिखा दे तो देख ली, बट अदरवाइज किताब खोल के नहीं पढ़ूंगा। You're not getting involved. And what I love is nature. बस मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचर, जंगल, जानवर, वहाँ के लोग, वहाँ की सभ्यताएं, वहाँ का पीस, वहाँ का काम, आप बहुत सारे टूरिज्म जो प्लेसेस हैं वो चलाते हैं। आई हैव बीन देयर लकीली 1 or 2। अरे सुनो लेकिन एक फ्लेवर दिखता है। जैसे आप किसी भी जंगल में जाओगे ना तो वहाँ पे लग्जरी दिखेगी। अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी में जा रहे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी में एक टच दिखता है कि नेचर को वो नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। आप रूम में भी जाओगे, वहाँ लगेगा कि ऐसे पत्थर उठा के यहाँ से बना दिया है, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ द जंगल। आपने दोनों चीजें सही बोली। हमने पत्थर वहीं से उठा के बनाया है। अच्छा। और वहाँ पे हरियाली नहीं थी, अब आप गए हैं इसलिए आपने इतनी हरियाली वहाँ पाई। हमें खेत मिले थे। वाओ। मैंने आपको कहा ना, हरियाली लाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल 8-10 साल में तो एकदम खिल जाता है, पलट जाती। वो दिखता है आपकी सारी प्रॉपर्टीज में दिखता है। तो वो हम लोग करते हैं, वो हमारे माइंड में है। एक मिनिमम लग्जरी, क्योंकि हम फॉरेन टूरिस्ट भी हैंडल करना पड़ता है, और एक रिक्वायरमेंट है इस टूरिज्म इंडस्ट्री की कि आपको ये बेसिक सुविधाएं देनी है। इसलिए नहीं तो हम और रस्टिक होना चाहते हैं। या तो धीरे धीरे हमको वैसा क्लाइंटेल और आइडेंटिफाई अगर हो जाए तो हम एक आध रिजॉर्ट और बेसिक और रस्टिक बनाएंगे। क्योंकि कुछ लोग अफ्रीका के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हैं। अच्छा। और वो बहुत रस्टिक हैं और उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे ब्रदर ही हैं। अच्छा। एल्डर ब्रदर। हाँ। तो वो और मेरा बेटा, बेटी, मेरी बहू, ये लोग चारों, और दादा की वाइफ, ये एवरीबॉडी शुड बी नेचर लवर ना। हाँ सारे। हमारे यहाँ तो माय डॉटर रन्स अ शेल्टर फॉर डॉग्स इन भोपाल। यहाँ पे मेरा बेटा है, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं उसमें। वो तो बिल्कुल मेन रोड पे है। अब मेरा बेटा है, उसकी बेटी की पढ़ाई भोपाल में हुई, संस्कार वैली स्कूल। उसके बाद कॉलेज उसका किंग्स कॉलेज इन लंदन, और ये कर रही है देसी काम। बिल्कुल बेटा पढ़ाई भोपाल
फिर के बाद शिमला के बाद फिर भोपाल, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियर है, उसके बाद स्कॉलरशिप स्टूडेंट बर्कली, अच्छा, हाँ, उसके बाद गौ रक्षा करता है वहाँ सरगुजा में, आदिवासी इलाके में काम करता है वहाँ, सोलर एनर्जी, पानी, सबको ड्रिंकिंग वाटर और चीज़ें बताना करना, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अच्छा, हाँ, ही इज इन पॉलिटिक्स he's- नाउ, ओके ओके। तो वो ये करते हैं। तो एनिमल्स से हमारे घर में सभी जुड़े हुए हैं। कुत्ते हम लोगों के यहाँ बिस्तर में सोते हैं। तो डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की अगर हम देखें, जैसे चाइना है, चाइना में एक फैमिली चली आ रही है, या फैमिलीज के बेस पे चल रहा है, एंड दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इंडिया में कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ओके, ये तो लोगों की विल होती है चूज करने की, और कोई भी सिस्टम गलत नहीं होता। ओके, वो जैसे डेमोक्रेसी और मोनार्की मान ले, या थोड़ा फासिस्ट रेजीम मान ले, उसमें फर्क क्या होता है? डेमोक्रेटिक रेजीम में आप मिड पाथ फॉलो करते हो, विच इज द बेस्ट पाथ। ओके, अगर आप ऐसे देखें तो एक्सट्रीम का कोई भी पाथ जो है ठीक नहीं उसमें होता। कम लोग इन्वॉल्व होंगे, और मिड पाथ जो होगा उसमें मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व होंगे, फायदा भी मैक्सिमम का होगा। तो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, वो थोड़ा स्लो मूविंग पॉजिटिव पाथ होता है, ओके, क्योंकि मिड पाथ है, सबको लेके चलना है, सबकी सुनना है, सबसे बात करना है। कई डिसीजंस चाइना वगैरह में कुछ एक आध दो स्पीयर्स में आप ऐसा देखेंगे उनने इम्पोज कर दिया कि नहीं, कल सही होना है, वैसे ही होना है, जल्दी हो गया, और वो अच्छी चीज है तो अच्छी दिखती है। लेकिन जब आप ऐसी चीज करते हैं और उसमें कोई खराब चीज को इम्पोज करते हैं, तो वो भी उतनी तेजी से होती है। डेमोक्रेसी में वो खराब चीज जब धीरे धीरे होगी तो उसको रोक पाना पॉसिबल हो जाता है। और कमजोर के लिए भी पॉसिबल है। वहां तो कमजोर को ऑप्शन ही नहीं है ऑटोक्रेसी में या मोनार्की। अब राजा खराब हो जाए, रावण मिल जाए, देन गॉन, तो लंका जलेगी। दैट्स ट्रू। दूसरा, उसने जो यहाँ की प्रेशियस चीजें थी, फोरमोस्ट एजुकेशन, उसको लूट लिया। उसके बाद एजुकेशन को कैसे? एजुकेशन को ऐसे लूटा कि यहाँ का जो वैदिक टेक्स्ट वगैरह सब था, वो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वो मैक्स मुलर साहब आए थे जर्मनी से, उन्होंने कंपाइल किया। वो लोग यूरोप ले गए, ये लोग उसमें बहुत नॉलेज है, वो वे ऑफ लाइफ है बरसों की, वो एक्सपीरियंसेस हैं बरसों के, प्रैक्टिकल। समझ लीजिए कि जो घर का एक सीनियर होता है ना, वो है, वो विजडम भरी हुई है वहाँ। अब आपको लेना है वहाँ से, क्या आपको फिट होता है, क्या आप यूज कर सकते हो। वैसे साइंटिफिक चीजें भी बहुत थी, मेडिसिन बहुत था, मेडिसिन की नॉलेज, आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं। आज तो बहुत प्रिमिटिव स्टेज में हम वापस आयुर्वेदा में, ये उनको ले जाके मॉडर्नाइज करके और दवाइयाँ बना रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, हमारे यहाँ पे मेडिसिनल क्रॉप्स जो थी उनको गलत नज़र से दिखवाया। जैसे हमारे यहाँ पॉपी होती थी बहुत, राइट फ्रॉम ईरान टू मंदसौर, खूब होती थी, इट वाज अ कैश क्रॉप। हमारे यहाँ भांग होता था, ये दोनों मेडिसिनल क्रॉप्स हैं। अब आपने इनको क्या बना दिया, ड्रग्स का नाम दे दिया, यहाँ से समाज को इनसे भगा दिया, अब उसके प्रति वैसा व्यवहार कर दिया, उसकी कीमत बढ़ा दी, उसको उगाने नहीं दिया। आज भी कोई नहीं उगा पा रहा है, डर के मारे, उसी डर के मारे, और ये ले जाके अपनी कंट्रीज में उगवा लिया, वहां से अब प्रोसेस करके दवाई बना के 1 पैसे की चीज 100 रुपए में बेच दी। ये ब्रॉडर वो है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें ये हमारी ले गए। और दिया क्या, ये सब जो चीजें दी, इसके साथ एक और चीज दी, एजुकेशन सिस्टम, है ना। एक उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ कैसा एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल टाइप का सिस्टम था। फिर इनने अपना एजुकेशन सिस्टम हमको दिया, जिसमें ये स्कूल वाला जो सिस्टम था। तो इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो आप करिकुलम बनाते हैं उसकी चॉइस करिकुलम बनाने वाले की है। तो इन्होंने जो करिकुलम बनाया उसमें नॉलेज तो शेयर करी, वर्ल्ड की नॉलेज, इंटरनेशनल नॉलेज तो शेयर करी, लेकिन आपको रिसर्चर बनाने की जगह मेमोराइज करने वाला व्यक्ति बनाया, जो इनको बहुत सूट करता था, क्योंकि इनको आपको फॉलो करवाना था अपने को। लीडर नहीं चाहिए था कि भाई आप हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। और
अब ये तो सब जानते हैं, आर्यभट्ट वाली बात, जीरो वाली बात, मैथमेटिक्स वाली बात, साइंस वाली बात, स्पेस वाली बात, किस जमाने में उड़ के जा रहे हैं देवता, तो ये सारे हाँ। टेक्स्ट तो अवेलेबल हैं, और ये उस पुराने जमाने के हैं जब ये चमड़े के कपड़े पहनते थे। तो एजुकेशन का तो इनके यहाँ सवाल ही नहीं उस समय इस लेवल की। तो ये सब ये ले गए और ये सिस्टम्स वगैरह यहाँ दे गए जो इनको सूट करता था। यही सिस्टम इन्होंने अपने आप ही रखे, लेकिन उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स थे कि वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन के लिए वो मोटिवेट करते थे, आपको साइंटिस्ट बनने के लिए मोटिवेट करते थे, को इंजीनियर बनने के लिए वो पूरी तरह से मोटिवेट करते थे, आपको डिस्कवरी करने वाला बनाने का एनवायरनमेंट आपके एजुकेशन हब में देते थे कि, और ये आप अगर हमारा प्रिमिटिव टाइम देखें तो एक फैमिली देखिए पांडव्स की, एक ही राजा के बेटों को एक ही गुरुकुल में भेजा गया, एक ही गुरुजी के पास भेजा गया, पांचों को अलग स्पेशलिस्ट बनाया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है आपकी, कि एक ही जगह कर रहे थे, दे आर गुड इन देयर फील्ड। तो स्पेशलाइजेशन को वेटेज दिया गया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनाया, मास्टर ऑफ सम थिंग बनाया उन्होंने, और उस मास्टरी से ही इनको विक्ट्री पाथ मिली। सही बात है। तो वो चीज इनके सिस्टम में इन्होंने डेलिबरेटली डिलीट करी। ये सब चीजें हमको अब हमारी गवर्नमेंट्स को ऐड करना चाहिए, हमारे सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सो दैट हमारे यहाँ रिसर्च हो, हमारे यहाँ ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिले। अभी तो हमारे यहाँ सिस्टम ये हो गया है कि पढ़ो, नंबर लाओ, नंबर लाने के बाद अप्लाई करो, हाईएस्ट नंबर वाले को इंटरव्यू कॉल करो, उसको रख लो, उससे काम कराओ, उसकी लाइफ निकाल दो, खत्म कर दो। रिसर्च वगैरह का ऑप्शन कम लोगों को उपलब्ध है, कुछ को है, ऐसा जीरो भी नहीं है। हमारे यहाँ IITs हैं, IIMs हैं, ये है, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं, और हमारे इसरो है, ये है, वो है, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, वो सब भी है, पर मासेस अभी इससे दूर है। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसका मैं आपको बताऊं, जब क्रिकेट सिर्फ बम्बई और दिल्ली में खेली जाती थी तो इंडिया हारती थी इंग्लैंड जाके, वेस्ट इंडीज जाके, लेकिन जब से भोपाल, रांची और जबलपुर में खेलने लगे ना, इंडिया को नहीं हरा पा रहे। व्हाट अ एग्जांपल। एक्चुअली कितना टैलेंट, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब 3 टीम बन जाएंगे अभी आपने विराट को, रोहित को, अश्विन को रेस्ट किया है टेस्ट साइड से, एकदम से डर लगता है कि ये पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मेरे को विश्वास है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। ऑल ऑप्शंस, आपको स्पिनर्स चाहिए, 5 खड़े हैं। तो आपने जब उसको फैलाया, जैसे बहुत लोग क्रिकेट बोर्ड से जलते हैं, बहुत लोगों से मतलब जो नॉन क्रिकेट के लोग हैं, दूसरे स्पोर्ट के लोग हैं, क्योंकि मैं क्रिकेट में काम करता हूँ, मेरे को कई लोगों ने बोला क्या यार क्रिकेट ही क्रिकेट बोलते हो, मैं नहीं बोलता जबकि, लेकिन उन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया। लगता है क्रिकेट बोर्ड से सीखना चाहिए, इट इज अ सक्सेसफुल मॉडल। दुनिया पर राज कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? वहां से कर रहे हैं जब हम 50 रुपए दिन देते थे। सही बात, रणजी ट्रॉफी का। आज हम इस सिस्टम को चला रहे हैं कि इंजमामुल हक रोने लगते हैं टीवी पे, ये IPL की वजह से इंडिया जीत रहा है। अरे भैया अच्छा खेल रहा है इसलिए जीत रहा है। एक चीज आप सही कह रहे हो, एक मैंने बड़ा देखा है, जैसे पहले ना स्लेजिंग बहुत करते थे बाहर के क्रिकेटर, अब वो इसलिए नहीं करते हैं कि खेलना तो इंडिया में जाके, मतलब नहीं करते हैं कि बुला तो ले कम से कम। अब बड़ा बना के रखते हैं, अगर कोई इंडिया का बोल भी दे तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब इंडियन प्लेयर्स की सिचुएशन अच्छी हो गई, और सबसे बड़ी बात वो सब तो सेकंड, गेम जो इंडियन गेम, आप आज अगर इंडिया के कई लीग्स देखेंगे, क्लासी गेम दिखता। अभी तो स्टेट लीग्स में क्या हालत है, क्लासी गेम दिखता आपको, अच्छी बैटिंग, अच्छे ग्राउंड्स, अच्छी फैसिलिटीज। यही आप अगर अनिल कुंबले साहब को अगर आपने देखा है, तो अनिल कुंबले साहब जब डाइव मारते थे तो पहले घुटने पे आते थे, फिर और उनके पहले वाले सारे बड़े स्लो मोशन में, बिकॉज इन सब ने जिन ग्राउंड्स पे बचपन में क्रिकेट खेली है, वहां आप चेस्ट पे डाइव इतने आसानी से नहीं मार सकते थे, पत्थरों के ग्राउंड पे चोट लग जाएगी। तो वो डेवलप हो गया उनमें। आज के बच्चों को आप देखिए, दे थ्रो देमसेल्व्स एज ए स्विमिंग पूल में, कुछ पता नहीं, सॉफ्ट ग्राउंड्स हैं, बिकॉज द प्लेइंग कंडीशन दिस इंडिया हैज अचीव्ड, दिस इंडियन बोर्ड हैज अचीव्ड। आज BCCI की ICC में एक बड़ी रिस्पेक्टफुल, they can buy all the votes, वेरी रिस्पेक्टफुल पोजीशन है कि भाई ये ठीक लोग हैं, ठीक काम कर रहे हैं, इनसे ठीक संबंध रखो, तो क्रिकेट के डेवलपमेंट में हम भी
जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे पास। और इंडिया की अभी जो ताकत है वो एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन जो है ना हमारी, वो हर फील्ड में वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उस वेल्थ को हमको कैश करना चाहिए, उस वेल्थ को हमको प्रमोट करना चाहिए, उनको गलत राहों पे नहीं ले जाना चाहिए जो नैरो हों, जो जिनमें कुछ केवल एजेंडाज हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको उनको ग्रो कराना चाहिए उनके स्पेशलाइजेशन में। हम निश्चित जितना कर रहे हैं उससे कहीं अच्छा करेंगे। ब्यूटीफुल। एक चीज़ मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा, जैसे भोपाल मुझे बहुत पसंद है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कहते होंगे कि भोपाल मुझे लग रहा है इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटी हो सकती है अगर काम किया जाए इस पर। क्या ऐसे कोई गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उस पर, या ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, या फिर कोई प्लान नहीं है? भोपाल सिटी की जो हिस्ट्री है वो मिक्स्ड हिस्ट्री है। ओके। ये ट्राइबल किंगडम्स थे, यहाँ पे गोंड राजा थे। रानी कमलापति का आपने सुना होगा, शी वाज अ गोंड रूलर। और आसपास में भी यहाँ शाह डायनेस्टी थी, ये था। और इनके बड़े सुंदर पैलेसेस थे, इनका बड़ा अच्छा मॉडर्न और साउंड गवर्नेंस का सिस्टम था। उसके बाद 15-16 सेंचुरी में यहाँ पे अफगान्स को इनने यूज़ किया एज मर्सिनरी अपने एक इंटरनल फाइट में। तो उन्होंने देख लिया कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीली नहीं है। फिर वो लोग यहाँ आ गए और बस गए, और फिर यहाँ नवाबी स्टेट आया। ओके, सो नवाब सर अफगानीज? हाँ, दे आर। एक मिस्टर दोस्त मोहम्मद थे, ही वाज एन अफगान, जो ये पैसे लेके और आपके लिए लड़ाई करते थे, मर्सिनरीज होते थे। तो ही वाज दैट। तो उनको यूज़ किया, उनका काफ़ी नाम था, उनकी सेना थी छोटी सी। तो किसी से जब लड़ाई करनी होती थी तो उनका उपयोग करते थे रूलर्स। तो यहाँ के रूलर ने भी किया। फिर वो उन्होंने यहाँ वीकनेस देख के यहाँ अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। और ये इस्लाम नगर जो है, ये इन्होंने पहले शायद जगदीशपुर था ये। और गोंड आर्किटेक्चर, राजपूताना आर्किटेक्चर भी था, क्योंकि इधर मालवा साइड से, नरसिंहगढ़ साइड से राजपूत रूलर्स भी कुछ आके कुछ समय के लिए यहाँ रहे हैं। फिर परमार रूलर टू राजा भोज का भी यहाँ इंटरवेंशन रहा, जब उज्जैन के वो बड़े राजा थे तो उनके किंगडम में भी यहाँ उन्होंने काम काफ़ी किया। भोजपुर टेम्पल भी उन्हीं का शुरू किया हुआ था, और भोजताल भी उन्हीं की कॉन्सेप्ट है, और बड़े तालाब का भी डाइवर्शन उन्हीं के जनरल ने किया था। तो ये सारे आर्किटेक्चर्स का मिक्स आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद फिर जब यहाँ नवाबी स्टेट हुई तब ब्रिटिश इंडिया भी आ गया। तो आपको वो इन्फ्लुएंस भी दिखेगा। मिंटो हॉल, उसमें आपको वैसा आर्किटेक्चर भी दिखेगा। बाकी इनकी पुरानी बिल्डिंग्स दिखेगी जिसमें आपको मुगल आर्किटेक्चर भी दिखेगा, आपको गोंड आर्किटेक्चर भी दिखेगा, राजपूताना आर्किटेक्चर भी दिखेगा। सबका मिक्स आपको दिखेगा। और भोपाल जब राजधानी बनी तो मध्य प्रदेश की राजधानी प्रपोज नहीं थी ये। उस समय ये विचार था कि यहाँ सबसे सेंट्रल और पॉपुलस एरिया इनको जबलपुर लग रहा था। क्योंकि तब छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था ना, तो बीच में जबलपुर पड़ रहा था डिस्टेंस वाइज सब तरफ से। तो जबलपुर को बनाएंगे करके, और वो ब्रिटिश इंडिया का गवर्निंग सेंटर भी था, तो वहाँ कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी थी, ये था। पर इन ड्यू कोर्स गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, यहाँ के नवाबों ने कहा कि नहीं, हम अपनी बिल्डिंग्स दे देंगे और ये और वो। फिर भोपाल को कैपिटल बना दिया गया। तब भोपाल की आबादी 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं रही होगी। एंड इंदौर वाज नॉट इन द पिक्चर। इंदौर ओनली फॉर इट्स लोकेशन, अच्छा, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में था। अदरवाइज इंदौर वाज अ वेल डेवलप्ड, इन फैक्ट मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश। होलकर्स की राजधानी थी वो, और बहुत अच्छा इलाका था। मालवा का सबसे प्रॉस्परस टाउन था। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो ऑब्वियसली बाद में बैठ के भी आपसे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो घुस गया हूँ बिल्कुल हिस्ट्री में और सारी चीज़ों में। बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी इसमें खोने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड अभी तो बहुत सारे विषय हैं, आपके और हमारे सोच भी मिलती है। सो थैंक यू सो मच। फिर ज़रूर बैठेंगे। भोपाल पे, इंडिया पे
दुनिया पे फिर चर्चा बिल्कुल। करेंगे।